तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और इसमें हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर चैप्टर का ये पार्ट 2। इसमें अगर हम बात करेंगे तो टॉपिक हम पहले देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है हमें। इसमें जो टॉपिक है आपका, ठोसों में ऊर्जा बैंड पढ़ना है आपको, चालक को चालक अर्धचालक, अर्धचालक IV अभिलक्षणिक, फॉरवर्ड बाइजिंग, रिवर्स बाइजिंग में आपको पढ़ना है, और डायोड आपका रेक्टिफायर के रूप में पढ़ना है। बस यहाँ तक, ठीक है। बाकी इसका ये सब पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट, ये सब हटा दिया गया है। तो सिर्फ आपको बस यहीं तक पढ़ना है, जिसमें आपके टोटल जो टॉपिक हैं वो 1, और ये पूरा एक टॉपिक अलग है 2, फिर ये पूरा टॉपिक है 3, और फिर उसके बाद ये 4 टॉपिक हैं। और 4 टॉपिक में आज पहला जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा ठोसों में ऊर्जा बैंड। ठोसों में ऊर्जा बैंड की बात करेंगे तो सॉलिड्स में एनर्जी बैंड कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी सिंगल एटम से बात इसकी शुरुआत करेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें कि एटम, मॉलिक्यूल, इन सभी के बारे में आप जानते होंगे, केमिस्ट्री में भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, फिजिक्स के न्यूक्लियर पार्ट में भी आपने इसको पढ़ा होगा। तो अगर हम बात करते हैं सॉलिड में, अगर हम बात करें सॉलिड का फॉर्मेशन कैसे होगा। सॉलिड का फॉर्मेशन करने के लिए सबसे पहले जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो आपकी एटम हो जाती है। एटम को मिला लीजिए, मॉलिक्यूल बन जाता है, मॉलिक्यूल को मिला लीजिए तो आपका एक पार्टिकल सारे ढेर सारे पार्टिकल को मिला लीजिए, आपका एक पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें हम सबसे पहले एटॉमिक लेवल पे बात करेंगे। जैसे ये लाइन आपको शुरू का पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, ये सब आप चीज़ को समझ में आ रही होंगी। आप इसको वीडियो पॉज करके पढ़ भी सकते हैं, आपके पास अगर बुक है तो आप उससे भी पढ़ लीजिए। जैसे एनर्जी बैंड बनता कैसे, उसके लिए हम सबसे पहले सिंगल एटम मान लेते हैं। जैसे कोई आपका Z परमाणु क्रमांक है, उसकी nवीं कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का समीकरण आपने पढ़ा होगा, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो चैप्टर है उसमें आपने इस फार्मूले को देखा होगा। अब जैसे बात करते हैं तो अगर आप जब भी इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वो आपके लिए, इसमें आपने के एलिमेंट शेल के नाम, के एलिमेंट शेल भी आपने पढ़ा होगा। अगर इसमें के लिए बात करते हैं एनर्जी लेवल 1 होता है, एल के लिए 2 होता है, एम के लिए 3 होता है, एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे एन क्या रिप्रेजेंट करता है, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब किसी भी आइसोलेटेड आइटम के लिए अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर विभिन्न इलेक्ट्रॉनों की विभिन्न कक्षाओं में ऊर्जा स्तर का निरूपण समान लंबाई की क्षैतिज रेखाओं द्वारा किया जाता है। मतलब आप सिंगल, अभी इसका एक एग्जांपल भी हम लेंगे, उससे समझेंगे। जैसे होता क्या है कि अगर आप किसी भी आइसोलेटेड एटम की बात करते हैं और उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन हैं, उन इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर आप इससे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर उन ऊर्जा स्तरों को अलग अलग कैसी रेखाएं, समान लंबाई की और क्षैतिज रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है। अब इसमें क्या ध्यान रखना होता है कि रेखा की लंबाई व मोटाई की कोई भौतिक सार्थकता नहीं होती, यानी कि यहाँ पर लाइन कितनी लेंथ की है, उसकी थिकनेस कितनी, इससे इसका कोई लेना देना नहीं। सिर्फ यहाँ पर आपको इक्वल लेंथ की रखनी है, जो भी लेंथ है इक्वल होनी चाहिए, और उसके अलावा क्षैतिज रेखाएं हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए। और जब यहाँ पर आप इसका, इसी को कहा जाता है, जो आप वेरियस लाइंस ड्रॉ करते हो इक्वल लेंथ की और हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ करते हो, इसी से बनता है एक डायग्राम जिसको बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम, जिसको संक्षेप में ELD कहा जाता है, एनर्जी लेवल डायग्राम। जैसे इसमें सोडियम का एग्जांपल अगर हम ले लेते तो सोडियम में अगर हम बात करें तो कुल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन के कोश में, 8 इलेक्ट्रॉन एल कोश में, 1 इलेक्ट्रॉन एम कोश में स्थित होता है। और जैसे के कक्षा को छोड़कर के कक्षा की स्वयं उपकक्षा भी है, तो इसके लिए अगर हम उपकक्षा की बात करें तो 1 होती है। अन्य सभी में LMN में देखें तो इत्यादि की उपकक्षाएं भी होती हैं। इनकी संख्या उस कक्षा के मुख्य क्वांटम संख्या n के बराबर होती है। अर्थात L के लिए अगर हम बात करें तो इसके उपकोश होता है n बराबर 2, यानी कि 2 उपकोश होगा। m की अगर हम बात करें तो यहाँ पर n = 3 उपकोश इसका होगा। और अगर हम n की बात करें तो इसके लिए 4 उपकोश होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अच्छा चलिए, अब इसमें पता भी नहीं लगेगा कि समझ में आया कि नहीं समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे खींचा जाता है, यहाँ पर जो मैंने बताया आप उसको एक एग्जांपल से समझ लीजिए। जैसे नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए वही चीज़ जो आपने अभी प्रीवियस में पढ़ा था वही यहाँ पर बताया गया है। क्या, के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, उपकोश की संख्या, अब यहाँ पे, और उपकोशों की संख्या 1 होती है। इलेक्ट्रॉनों का वितरण कितना करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं। ऐसे एल के लिए 8, 2 उपकोश की संख्या 2 6। एम के लिए कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 18 हो सकती है, और उपकोशों की संख्या 3 होती है, और वितरण होता है 2 6 10। एन में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 हो सकती है, उपकोशों की संख्या 4 होती है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का वितरण 2 6 10 14 होता है। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भिन्न भिन्न कक्षाओं के समस्त इलेक्ट्रॉन 2n² के विभिन्न उपकोशों में वितरण की व्यवस्था निम्नांकित तालिका में, यानी कि इस तालिका से आप समझ सकते हैं कि जैसे अगर यहाँ पर अगर आप n की जगह 1 रखते हैं तो यहाँ पर n की जगह जब 1 रखेंगे तो n की जगह जब 1 रखेंगे तो k के लिए कितना, k के लिए यहाँ पर उपकोशों की संख्या कितनी आएगी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी, 2 आएगी, और इसके उपकोश की संख्या कितनी है, 1।
तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग इनके उपकोषों की संख्या, जैसे यहाँ देखिए n=1 तो उपकोषों की संख्या 1, और n=2 पर आपके उपकोषों की संख्या 2 हो गई, और n=3 पर उपकोषों की संख्या 3 हो गई, और n=4 पर उपकोषों की संख्या 4 हो गई। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं इस रूल का क्या यूज़ है। तो उस रूल का अगर आप n=1 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और अगर n=2 रखेंगे तो कितना आएगा, n का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8, तो ये 8 आ जाएगा। फिर ऐसे ही n की जगह अगर आप 3 रखते हैं तो तीन का स्क्वायर का मतलब 9, 9 दूनी 18, यानी कि टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर अगर 4 रखते हैं यहाँ पर तो 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32, तो ये इससे आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर आप सिंगल आइसोलेटेड एटम के लिए अगर एनर्जी लेवल खींचते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम ELD खींचते हैं, तो वो कुछ ऐसा होता है। इसमें क्या बताया गया था, समान लंबाई की क्षैतिज रेखाएं, ये समान लंबाई की क्षैतिज रेखाएं हैं, और ये सोडियम का यहाँ पर सिंगल एटम लिया गया है। तो सोडियम का अगर हम सिंगल एटम की बात करते हैं तो यहाँ पर K कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो K कोश में अभी आपने देखा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा SPDF के अकॉर्डिंग। तो 1s2 यानी कि इसमें पूरा ये कोश फिल्ड है। फिर यहाँ पर 2s2, अब 2s2 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2p6 इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 3s में मात्र 1। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये इसका एनर्जी लेवल डायग्राम है, इसको ELD बोलते हैं। ये किसका है, सोडियम के सिंगल एटम का है। अच्छा, यहाँ पर अगर सबसे बाह्यतम कक्षा के बाह्यतम कोश की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर इनसे और इनसे और इनसे इलेक्ट्रॉन तो मुक्त हो नहीं सकता, सबसे बाह्यतम यानी कि यही होगा। तो यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से मुक्त हो सकता है अगर इसको कहीं से दूसरी जगह से, दूसरे एटम से अगर इसको एनर्जी मिल जाए, एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स से कोई एनर्जी दे दी जाए तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सिंगल एटम के लिए जब एनर्जी लेवल डायग्राम होगा तो वो आप इस तरह से कुछ खींचेंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें अब ऐसा ही, अगर सिंगल एटम है हाइड्रोजन का, अब ऐसे मान लीजिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 या कईयों हज़ार या कईयों लाखों परमाणु मिल करके जब एक अणु को बना रहे होंगे, तो वहाँ पर जब आपको पूरा सॉलिड तैयार करना होता है तब उसमें होता ये है कि ये जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसका जो एनर्जी है वो थोड़ा अप एंड डाउन होती है। अप एंड डाउन होने का मतलब क्या है कि अब एक एटम के लिए अगर ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, इसका सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट के लिए अगर हम बात करें, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर कोई दूसरा एटम इसके साथ में इसके बगल में आएगा तो उसका इसके ऊपर और इसका उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अभी जब ये सिंगल एटम होगा तो इसके सिर्फ न्यूक्लियस के कारण जो इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा वो हो सकता है, लेकिन जब इसके बगल में कोई दूसरा एटम आ जाएगा ऐसा ही सोडियम का, तो वहाँ पर उस दूसरे एटम का इस इलेक्ट्रॉन पे असर पड़ता है, यानी कि अब एनर्जी लेवल में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। और यहाँ पे जो एनर्जी लेवल डायग्राम होता है तो उसमें भी कुछ चेंजेस आते हैं। अब उसी एनर्जी लेवल डायग्राम को अगर हम बहुत सारे सोडियम परमाणु के लिए देखें तो वो कैसा बनता है, तो वो कुछ ऐसा बनता है। जैसे यहाँ पर देखिए, अब अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास n सोडियम परमाणु है, n सोडियम एटम को हम मिला करके हम एक सॉलिड तैयार करना चाह रहे हैं। अब उसमें क्या होगा कि जितने भी एटम होंगे, जितने भी सोडियम के एटम, मान लीजिए कैपिटल N आपके सोडियम एटम है, उनको मिला करके हमें एक पूरा सॉलिड तैयार करना है। तो उसमें जो वाह्यतम ऊर्जा होते हैं, तो जो वाह्यतम ऊर्जा स्तर होते हैं, एनर्जी लेवल होते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और जब यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है तो यहाँ पर देखिए एक लाइन मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरे पैराग्राफ में आपको समझा दे रहा हूँ फटाफट। जैसे यहाँ पर क्या है, ये आइसोलेटेड पर ये विचार किया गया यहाँ पर। अब गैसों के परमाणु का प्रश्न है तो आइसोलेटेड परमाणु की तरह ही मान सकते हैं। तो गैस के परमाणु में आपको पता है कि वो भी आपके फ्री टू मूव, यानी कि उनका मोशन करने के लिए वो फ्री होते हैं। अब क्योंकि सामान्य दाब पर इनके परमाणु के बीच की दूरी इतनी होती है कि वे अपने पड़ोसी परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की गतिकी पर कोई प्रभाव नहीं डालते। तो ये गैस की बात की जा रही है, अतः इनके किसी भी परमाणु के ऊर्जा स्तर पर पड़ोसी परमाणु की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आप गैस के लिए बात करते हो तो गैस के केस में अगर हम बात करें सामान्य ताप और दाब की अवस्था में, अगर बहुत सारे गैस के परमाणु एक साथ आकर के मिलते हैं तो इनके एनर्जी लेवल डायग्राम में कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कोई क्रिस्टलीय ठोस बनाना है, सॉलिड बनाना है, तो परमाणुओं की दूरी काफ़ी कम हो जाती है। इन तो ऊर्जा स्तरों पर विचार करें तो इनकी ऊर्जा स्तरों में पड़ोसी परमाणुओं की उपस्थिति का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। मैंने अभी कुछ समय पहले बताया आपको कि जब बहुत सारे सोडियम परमाणु मिल करके एक क्रिस्टल लैटिस तैयार करेंगे, क्रिस्टल सॉलिड तैयार करेंगे, तो जो आपके सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी एनर्जी पे इफेक्ट पड़ता है और इनसे इनका एनर्जी लेवल जो होता है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो वास्तव में किसी भी ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों की गतिकी उसके स्वयं के नाभिकीय वैद्युच्छेद से उत्पल्लों द्वारा
ही नहीं अपितु पड़ोसी परमाणुओं के नाभिकों द्वारा उत्पन्न वैद्युत बलों से प्रभावित होती है। अब इसका मतलब क्या है, अभी तक मैंने कहा था कि अगर सिंगल एटम होगा तो उसके न्यूक्लियस का इम्पैक्ट उस इलेक्ट्रॉन में पड़ेगा, लेकिन अगर बहुत सारे एटम आकर के मिल जाएंगे तो बहुत सारे एटम्स के आ जाने पर यहाँ पर होगा ये कि वहाँ पर सिर्फ अगर हम बात करें तो नाभिकीय वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं होगा, साथ ही साथ वहाँ पे पड़ोसी के जितने भी एटम आएंगे उनका भी वैद्युत बल से वो एटम जो होगा वो प्रभावित होगा। और ये प्रभाव सबसे ज़्यादा दिखेगा कहाँ, ये बाह्यतम कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन पे दिखाई पड़ता है। इस प्रकार यदि हम किसी समूचे क्रिस्टल का एक अकेला ऊर्जा स्तर आरेख खींचे तो इस आरेख में हमें एक दूसरे पर अध्यारोपित बहुत सारी क्षैतिज रेखाएं प्राप्त होंगी। इसीलिए यहाँ पर देखिए सिंगल एटम का ये आपका एनर्जी लेवल डायग्राम देखिए, और जब आप बहुत सारे एटम्स को मिला करके एक क्रिस्टलाइन सॉलिड तैयार करते हैं तो देखिए सबसे आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होता है उनमें जो नंबर ऑफ लाइन्स होती है वो इंक्रीज़ कर जाती हैं। यानी कि देखो 1s में कोई इम्पैक्ट नहीं, 2s में कोई इम्पैक्ट नहीं, 2p में अगर देखें तो यहाँ पर भी यहाँ से इम्पैक्ट आपको दिखना शुरू हुआ, लेकिन जो 3p है और जो आपका 3s है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखिए यहाँ पे पड़ा है। और अगर हम सोडियम के लिए बात करते हैं तो 3p में तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 0, और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1, और यहाँ पर अगर हम 2p में बात करें 2p में कितने थे 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऊर्जा स्तरों की संख्या कितनी 6 हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं 2s में, तो 2s में अगर हम बात करें 2, तो यहाँ पर आपका कितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो गई, तो ऊर्जा स्तरों की संख्या कितनी 2n हो गई। अब यहाँ पर अगर ऐसे n एटम्स को मिलाते हैं, ये n जो बगल में लगा हुआ है, n का मतलब यहाँ पर है कि अगर आप n सोडियम परमाणुओं को मिलाइए तो क्रमशः उसमें ऊर्जा स्तरों की संख्या कुछ इस प्रकार से होगी। क्योंकि अगर हम सिंगल के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 1 हो गया, दो, ये आपकी 2 लाइन हो गई, फिर यहाँ पर ऐसे 3 लाइन हो गई। लेकिन अब जैसे n एटम्स को मिलाया जाएगा तो यहाँ पर इसीलिए साथ में n लगा हुआ है। और बाकी ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे दी गई है। अच्छा, अब दूसरी बात, यहाँ पर अगर अब जब कई सारे एटम मिल जाते हैं तो इसमें जब होता ये है कि सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, और जब ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उस पर पड़ता है तो यहाँ पर आपको क्या होता है, बहुत सारी क्षैतिज रेखाएं प्राप्त होती हैं। जब बहुत सारी क्षैतिज रेखाएं प्राप्त होती हैं तो यहाँ पर आपको जो ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन मिलती है, ज्योमेट्रिकल शेप जो मिलती है, उसे हम कहते हैं ऊर्जा परास या ऊर्जा बैंड। यानी कि कई सारे एटम्स को मिला लीजिए, सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और उससे यहाँ पर आपको बहुत सारी आपकी हॉरिजेंटल लाइंस मिलती हैं। वो हॉरिजेंटल लाइंस बेसिकली एक बैंड बन जाता है उससे, और उसी को यहाँ पर ऊर्जा बैंड या ऊर्जा परास कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सोडियम के n परमाणुओं को ऊर्जा बैंड चित्र 2 में प्रदर्शित किया गया है, तो यहाँ पर n परमाणु के लिए इसको दिखाया गया है, इसीलिए यहाँ पर देखिए n लिखा हुआ है। ठीक है।